गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप में से कुछ लोग तो जानते ही होंगे कि मैं पिछले 30 सालों से आप सभी लोगों को जेई और नीट की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और मेरा अनुभव ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आप लोगों के कहने पर और अपने बहुत सारे युवा साथियों से प्रेरित होकर जो आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत ही बढ़िया और अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोगों को दे रहे हैं, तो थोड़ा सा उत्साह हमारे अंदर भी डेवलप हुआ है। अब हम देखते हैं कि हम इसमें कितना सफल हो पाते। तो यहां बहुत ज्यादा बात न करते हुए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हम आपको किस तरह से पढ़ाएंगे और आपको कैसे पढ़ना है। देखिए, जो भी टॉपिक हम शुरू करेंगे उस टॉपिक का एक एक पॉइंट बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी डाउट के क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे, ताकि सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि यदि आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप लोगों को सवाल समझ में आएगा नहीं, सवाल करने में प्रॉब्लम होगी। तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम किसी भी टॉपिक को जब शुरू करें तो उसका एक एक पॉइंट, उसकी एक एक लाइन आपको समझाने और यहां पर समझाने के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, कुछ इलस्ट्रेशन के माध्यम से उनको हम और क्लियर करें। तो हम ज्यादा बात न करते हुए आज हम 12th का पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बता दें कि हम इसमें देखेंगे डेफिनेशन ऑफ बेसिक्स, डेफिनेशन एंड बेसिक्स ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद हमारा आएगा कंसंट्रेशन टर्म्स। तीसरा आएगा सॉल्युबिलिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। चौथा हमारा होगा हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। पांचवा हमारा होगा वेपर प्रेशर। छठी पॉइंट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड एजियोट्रॉप्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का। और आप सभी जानते हैं कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है। यहां पर ये 4 तरीके की होती हैं: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को हम शॉर्ट में RLVP कहेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल्टा TB बोलेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा TF और ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से हम डिनोट करेंगे। देखिए, ये सारी की सारी चीजें तो आपको हर जगह, हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। अब आप कहोगे कि सर इसमें विशेष क्या है? तो विशेष तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, बट हमारे हिसाब से, हमारे अनुभव के अनुसार ये जो लास्ट पॉइंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप सभी जानते हो, चाहे जेई मेंस हो या एडवांस हो या नीट हो, अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं समझते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप अच्छे से नहीं करते हैं, एनसीईआरटी के लाइनों पर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर शायद आपके लिए कंपटीशन निकालना मुश्किल होगा। तो हम यहां पर जब ये टॉपिक्स पढ़ाएंगे तो इन टॉपिक्स को समझाने के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे एग्जांपल्स जो जरूरी होंगे वो अपनी तरफ से तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, जो हम क्लास में जनरली करवाते हैं समझाने के लिए। बट अंतिम में ये जो पॉइंट होगा वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मेरे बच्चों। तो हम आप सभी से यही कहेंगे कि आप यहां पर चीजों को पढ़ने के बाद इसको नहीं मिस करेंगे। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है,
ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ एनसीईआरटी। अब यहां पर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ एनसीईआरटी का मतलब क्या हुआ कि भैया जितने भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी की किताब में होंगे, वो चाहे एग्जाम्पल्स के फॉर्म में हो, चाहे वो पीछे वाले क्वेश्चंस हों, साथ ही साथ यहां पर एनसीईआरटी के लाइनों पर कैसे और क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी मैं इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा। और यहां पर 5 इयर्स ऑफ PYQs, यानी यहां पर जेई एंड नीट्स, और यहां पर जेई और नीट्स में यहां पर हम जेई मेंस की भी बात करेंगे, जेई एडवांस की भी बात करेंगे और नीट की बात करेंगे। अब देखिए यहां हम सभी को ये कहेंगे कि अगर आप जेई एडवांस की लेवल तक जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके लिए जेई मेंस और जेई मेंस और नीट के प्रॉब्लम्स के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। बट हम उन बच्चों को कहेंगे कि जो जेई एडवांस में नहीं जाना चाहते हैं या वो नहीं चाहते कि हम जेई एडवांस दें, तो वो जेई मेंस के प्रॉब्लम्स को और नीट्स के प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से करेंगे। बट हम तो यही कहेंगे कि चाहे जेई मेंस का बच्चा हो चाहे एडवांस का बच्चा हो, वो थोड़ा सा समय दे करके इन सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सीखने की कोशिश करे, ताकि एग्जामिनर कोई भी ऐसा सवाल दे दे तो आप ऐसा ना हो कि आप उसको ना कर पाओ। तो हमारी ये कोशिश है कि यहां पर इन छोटी छोटी पॉइंट्स के माध्यम से या छोटे छोटे क्वेश्चंस के माध्यम से हम कुछ इस तरीके से सीखें कि हमारे लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के लाइनों पर क्वेश्चंस, PYQs बोलो में कहीं पे भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। और हम अपने अनुभव के आधार पर यह बोल सकते हैं कि यदि आप सभी ने एक एक टॉपिक, यहां पर बहुत सारी चीजें आपने अच्छे से सीख लिया, तो आपको किसी भी तरीके से किसी भी एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पर मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये बोल सकता हूं कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हो, उसका कोई भी यहां पर बुक हो या कोई भी असाइनमेंट्स हो या कोई भी पेपर हो, यहां पर आप इतना करने के बाद आप सारे के सारे सवालों को अपने आप निकालने लगोगे। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हमारे एक एक लेक्चर को बहुत अच्छे से आप देखें और एक एक सवालों को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें। और इतना करने के बाद तो यहां पे कुछ आपको रह ही नहीं जाएगा, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। वो मैटर किसी भी इंस्टीट्यूट का हो सकता है, इंडिया का कोई भी इंस्टीट्यूट हो, अगर आप यहां पर इन चीजों को क्लियर कर ले रहे हो, इन चीजों को पढ़ ले रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं पे भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा बात न करते हुए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक्स पे आते हैं। तो हम अभी जो सबसे पहली चीज शुरू करने जा रहे हैं वो होगा डेफिनेशंस एंड बेसिक्स ऑफ द सॉल्यूशंस, यानी सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है और यहां पर इसके बेसिक्स टर्म्स क्या है। जैसे कि आप जानते होंगे सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। यहां पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जिनको अभी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कंफ्यूजन है। तो हम यहां पर ये नहीं कहते हैं कि आपको नहीं आता है, आप में से बहुत सारे लोगों को आता होगा और बहुत सारे लोग बहुत अच्छे बच्चे भी हैं। लेकिन हमारा ये प्रयास है कि आप सभी को यहां पर जो भी एकदम निचले लेवल का है या जो ये समझता है कि हमारे लिए केमिस्ट्री बहुत कठिन है, तो यहां हम आपको बता दें कि हम वहां से लेकर के चलेंगे और आपको यहां पर जेई मेंस, एडवांस और नीट के लेवल तक लेकर के जाएंगे। तो यहां डेफिनेशंस एंड बेसिक्स ऑफ द सॉल्यूशंस में सबसे पहले तो हम लोगों को समझ लेना है मेरे बच्चों, ये सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखते हैं और फिर इसको समझाने का प्रयास करते हैं। आप हमारे साथ नोट भी कर सकते हैं या आप वीडियो देखने के बाद थोड़ा पॉज करेंगे और उसके बाद आप नोट करेंगे। तो सॉल्यूशन के डेफिनेशन में हम क्या लिखते हैं, जरा 2 लाइन लिख ले फिर हम आपको समझाते हैं। यहां लिख ले मेरे बच्चों, दी होमोजीनियस मिक्सचर
the homogeneous mixture of the two are more than two substances, more than two substances is called a solution. The homogeneous mixture of the two or more than two substances is called solution. अब यहां पर मिक्सचर तो सभी को पता ही है, आपने 11th क्लास में पढ़ा था पहले टॉपिक में। यहां पर दो तरीके के मिक्सचर हो सकते हैं। यहां पर कोई भी 2-3 चीजें मिलाइए तो वो मिक्सचर हो जाता है। अब यहां पर हम बहुत क्लियरली समझते हैं कि ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। अब जरा यहां पर कुछ एग्जांपल्स हम समझें। जैसे आप अपने घरों में जब किचन में जाते हैं तो वहां पर ना बहुत सारी तरीके की दालें रखी रहती हैं। पीली दाल बोलो, ग्रीन दाल बोलो, यहां पर लाल दाल, यानी बहुत सारी पल्सेस हैं। तो अगर आप उन सारी पल्सेस को थोड़ा थोड़ा निकाल करके मिक्स करो तो उन पल्सेस का क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा। तो ये भी एक मिक्सचर हुआ। आपने क्या किया कि आपने किचन में जाकर शुगर ले लिया और उस शुगर को आपने वाटर में डाल दिया और फिर थोड़ी देर इसको हिला दिया तो आप देखेंगे कि शुगर वहां से गायब हो गई। लेकिन वो क्या हो गया? वो भी मिक्सचर हो गया शुगर और वाटर का। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों तरीके के मिक्सचर्स हैं। यहां पर दोनों एग्जाम्पल जो हमने आपको बताए ये दोनों ही मिक्सचर हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं कि जो पल्सेस की मिक्सचर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और शुगर और वाटर का जो मिक्सचर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। अब आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर में अंतर क्या है। देखिए, जब आपने पल्सेस को मिलाया, दालों को मिलाया, तो आप उस मिक्सचर में देख रहे हैं कि उस मिक्सचर के अंदर बोलो हर तरीके की जो आपने अलग अलग दालें मिलाई हैं वो अलग अलग दिखाई दे रही हैं। वो सारी तरीके की दालें आपको नजर आ रही। लेकिन अगर आपने शुगर और वाटर मिलाया है तो यहां पर आप देख रहे हैं कि शुगर आपको कहीं नजर ही नहीं आ रहा। बोलो सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आ रहा है? बोलो वाटर नजर आ रहा है। तो आप यहां क्या देख रहे हो कि ये जो मिक्सचर है ये मल्टीफेज है। ये कैसा फेज है? मल्टीफेज। और ये जो मिक्सचर है वो कैसा फेज है? बोलो सिंगल फेज। बात हमारी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मिक्सचर दोनों है, पल्सेस की भी मिक्सचर है, बोलो शुगर और वाटर का भी मिक्सचर है। लेकिन ये सिंगल फेज हो गया और ये क्या हो गया? बोलो मल्टी फेज हो गया। यहां पर सारी तरीके की दालें आपको नजर आ रही हैं, लेकिन यहां पर शुगर और वाटर के मिक्सचर में शुगर कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आ रहा है? वाटर नजर आ रहा है। तो आप हमेशा समझ लो कि अगर हमने कोई भी मिक्सचर बनाया है और उसमें सारे के सारे कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, अर्थात वो मल्टी फेज है, तो वो मिक्सचर हमेशा क्या होगा? हेट्रोजीनियस होगा। और अगर हमने 2-3 चीजों को मिला करके यहां पर ऐसा मिक्सचर बनाया है जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट नजर नहीं आ रहे हैं, केवल और केवल एक ही कंपोनेंट नजर आ रहा है, वो क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सचर होगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो बहुत ही अच्छे से समझ लें कि सारा का सारा मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं कहलाता है, बोलो केवल और केवल होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है। यहां पर अब हम होमोजीनियस मिक्सचर को और एग्जांपल से क्लियर कर लें। अब जैसे यहां हम आपसे कहते हैं कि हमने सॉल्यूशन बना लिया शुगर और वाटर का, तो शुगर और वाटर का सॉल्यूशन अगर हमने बना लिया तो उसको हम यहां पर चाहे यहां से निकालें, चाहे यहां से निकालें, चाहे यहां से निकालें या बीच से निकालें, बोलो किसी ड्रॉपर के माध्यम से, तो प्रत्येक बोलो यहां पर पार्ट का जो टेस्ट होगा वो सेम होगा। यानी जिस उसमें जो स्वीटनेस होगी वो हमेशा क्या होगा? बोलो बराबर बराबर होगा। यानी यहां आप क्या बोल सकते हो यहां पर साइंटिफिक लैंग्वेज में
कि होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो आपका सॉल्यूट होता है वो यहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन। यानी होमोजीनियस मिक्सचर में जो यहां पर सॉल्यूट है यानी कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द सॉल्यूशन। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि आपने पल्सेस को मिलाया तो हो सकता है कि यहाँ पर पीली दाल ज्यादा हो, यहाँ पर लाल दाल ज्यादा हो, या यहाँ पर आपका ग्रीन जो पल्स है वो क्या हो, बोलो कम हो। तो यहाँ आप देख रहे हो कि उनका जो मिक्सचर में डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है। लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा कि कंपोनेंट्स यानी जो भी होगा उसका जो बोलो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमेशा क्या होगा, बोलो सेम होगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो हम यही आपको बताना चाह रहे हैं, इस डेफिनेशन को आप बहुत अच्छे से समझ लें, लिख लें। द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब मेरे बच्चों सवाल ये उठता है कि जिन सब्सटेंसों से हम इन सॉल्यूशंस को बनाते हैं उन सब्सटेंसों को क्या कहते हैं। तो यहां हम आपको बता दें कि जिन भी सब्सटेंसेस से हम लोग सॉल्यूशन को बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। इन जनरल हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहां पर आपको मैंने क्या लिखाया है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो ये कंपोनेंट्स की संख्या दो भी हो सकती है, दो से अधिक भी हो सकती है। और इस आधार पर अगर हम देखें कि हमारे पास कितने तरीके के सॉल्यूशन हो सकते हैं तो गिनती नहीं है, इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाइनरी सॉल्यूशन, बोलो ट्राइनरी सॉल्यूशन, 4 है तो क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, 5 है तो पेंटा कंपोनेंट सॉल्यूशन, 6 है तो हेप्टा कंपोनेंट सॉल्यूशन एंड सो ऑन सो ऑन। तो हम इसे लिखने की जरूरत नहीं समझते हैं, आप इसको समझ गए होंगे। अब यहां हम थोड़ा सा बता दें कि सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास दो टर्म आते हैं, एक सॉल्यूट आता है और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो यहां पर हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सॉल्यूट किसको कहें और सॉल्वेंट किसको कहें। तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि यहां पर सॉल्यूट किसे कहेंगे और सॉल्वेंट किसे कहेंगे। सॉल्यूट क्या होता है यहां पर और सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट एंड क्या बोलो सॉल्वेंट। अब अगर मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करूं तो आप जानते हो कि मैटर की कितनी स्टेट्स हैं, 3 स्टेट हैं। बोलो गैस है, लिक्विड है और क्या है, बोलो सॉलिड है। गैस है, लिक्विड है और क्या बोलो सॉलिड है। तो अगर ओवरऑल में आपसे कहूं कि आप सॉल्यूशन बनाएं तो सॉल्यूशन भी कितने स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, बोलो 3 स्टेट में। सॉल्यूशन बोलो लिक्विड भी हो सकता है, सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है और सॉल्यूशन क्या होगा, गैस भी होगा। लेकिन अगर मैं आप में से बहुत सारे लोगों की बात करूं तो आप लोगों को यहां पर यह समझ में आ रहा है कि सॉल्यूशन का मतलब बोलो सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन, जैसे यहां पर शुगर इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो लिक्विड सॉल्यूशन ही है, लेकिन लिक्विड सॉल्यूशन को तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लें कि सॉल्यूशन क्या है। भाई 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसों का होमोजीनियस मिक्सचर ही क्या है, सॉल्यूशन है। अगर सारे के सारे कंपोनेंट्स सेम फेज में है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो निर्धारण है वो हम अलग तरीके से करेंगे। लेकिन अगर हमने जो कंपोनेंट्स मिलाए हैं उसमें सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, बोलो या गैस भी है, तो उसका सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम अलग तरीके से देखेंगे। तो यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हम 2 तरीके से देखेंगे। यहां पर केस फर्स्ट, when all the components are in same state, are in क्या बोलो, सेम स्टेट। यानी सारे के सारे कंपोनेंट जो मिला रहे हो वो सारे के सारे या तो गैस हो या सारे के सारे लिक्विड हो या सारे के सारे क्या हो, सॉलिड। तो यहां पर आप समझ लें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो यहां अगर सारे के सारे बोलो यहां पर है तो सेम फेज में है तो सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा।
देखिए यहां पर सल्यूट हमेशा वो होगा जो लेसर होगा, यानी जिसका अमाउंट क्या होगा बोलो लेस होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा, जो सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा बोलो मोर होगा। तो बहुत ही ध्यान से समझना, यहां पर जब सारे के सारे कंपोनेंट्स क्या हो, सेम फेज में हो, सेम स्टेट में हो, तो सल्यूट वो होगा जिसका अमाउंट कम होगा, और सॉल्वेंट होगा जिसका अमाउंट क्या होगा ज्यादा होगा। इज इट क्लियर आर नॉट? जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम आपसे कहें कि ये एयर है, अब एयर में तो आप जान ही रहे हो क्या होता है बोलो, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और इनर्ट गैसेस होती है। तो अब यहां अगर मैं बात करूं तो एयर के अंदर, ये एयर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, तो ये गैसियस सोल्यूशन है भाई। यहां पर आप देख रहे हो एयर को, एयर में आपको अलग अलग कंपोनेंट्स नजर नहीं आ रहे कि नाइट्रोजन अलग से दिखाई दे, ऑक्सीजन अलग से दिखाई दे, इनर्ट गैस अलग से दिखाई दे। आपको कैसा मिक्सचर नजर आ रहा है एयर में, बोलो होमोजीनियस मिक्सचर आ रहा है। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है, तो यहां आप देखें कि इसका परसेंट कितना है, 79% है। ये क्या है बोलो, यहां पर 20% के करीब होता है, और ये सारी की सारी इनर्ट गैसेस है मेरे बच्चों। यहां पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, ये 1% में सारी की सारी होती हैं। यहां पर अगर हम इनर्ट गैसेस को इग्नोर कर दें तो मेनली जो कंपोनेंट होता है एयर का वो क्या है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन। तो आप यहां क्या देख रहे हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि भैया नाइट्रोजन क्या है, तो नाइट्रोजन आपका क्या है बोलो, सल्यूट है या सॉल्वेंट है, तो आप नाइट्रोजन को क्या कहोगे भाई बोलो, ग्रेटर अमाउंट में है, तो सीधा सीधा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और ये सारी की सारी चीजें यानी O2 है या इनर्ट गैसेस है, इन सबको हम लोग क्या कहेंगे, सल्यूट कहेंगे। तो नाइट्रोजन हमारा क्या हो गया मेरे बच्चों, सॉल्वेंट हुआ, और बाकी के जितने कंपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर हमारे पास किसी सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, उसमें चाहे हमने कंपोनेंट्स को सेम फेज में मिलाया हो, चाहे डिफरेंट स्टेट में आपको मिलाया हो, किसी भी सॉल्यूशन में ये ध्यान रखना कि सॉल्वेंट जो होगा उसकी संख्या केवल और केवल 1 होगी, लेकिन जो सॉल्यूट होगा उसकी संख्या बोलो 1 या 1 से अधिक भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं तो बाइनरी सॉल्यूशन में 1 सॉल्यूट और 1 सॉल्वेंट। ट्राइनरी लेंगे तो हम उसमें क्या कहेंगे बोलो, 2 सॉल्यूट और यहां पर 1 सॉल्वेंट। क्वार्टरनरी लेंगे तो क्वार्टरनरी सॉल्यूशन में क्या होगा बोलो, 1 सॉल्वेंट होगा, बाकी 3 कंपोनेंट्स क्या कहलाएंगे, सॉल्यूट्स कहलाएंगे। ये चीज आपको थोड़ा सा क्लियर करके चलना। तो यहां आपको अच्छे से समझ लेना है कि अगर हमने जो कंपोनेंट्स लिए हैं वो सेम फेज में है, यानी उनकी स्टेट सारी की सारी एक जैसी है, तो बिना सोचे समझे हम ये बोल सकते हैं कि जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा बोलो, सॉल्वेंट कहलाएगा, और जिनका अमाउंट कम होगा वो क्या कहलाएंगे, सॉल्यूट कहलाएंगे। तो यहां पे बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स आर इन क्या बोलो सेम स्टेट, then that component is called solute which is present in lesser amount, and that component is called solvent which is present in the greater amount। लेकिन सॉल्वेंट की संख्या हमेशा क्या होगी, 1 ही होगी, बाकी के जितने भी लेसर कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, सॉल्यूट होंगे। अब यहां पे इसे नोट कर ले फटाफट, फिर हम दूसरे केस की बात करते हैं। यहां पर अगर हम दूसरे केस की बात करें तो दूसरा केस क्या हो सकता है मेरे बच्चों, यहां पर वो थोड़ा सा समझ लो। यहां पर केस सेकंड, यहां पर केस सेकंड, केस सेकंड में हम आपसे क्या कहते हैं, यहां पर केस सेकंड में आपको क्लियर करना है कि when the components are इन दी क्या बोलो, डिफरेंट फेज, इन दी क्या बोलो, डिफरेंट बोलो फेज। अगर कंपोनेंट्स जो हैं उनका फेज क्या है, अलग अलग है। तो अगर कंपोनेंट्स का फेज अलग अलग है तो यहां जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का निर्धारण करेंगे तो हम अमाउंट को नहीं देखेंगे। जनरली आप लोगों ने अभी तक यही समझा होगा
कि जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, लेकिन यहां पर हम अमाउंट की बात नहीं करते। यहां पर हम आपसे क्या कहते हैं मेरे बच्चों, सॉल्यूशन को आप देखो, जो कंपोनेंट हमें नजर आ रहा है वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और जो कंपोनेंट नजर नहीं आ रहा है वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो अगर हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में कंपोनेंट्स को मिला करके सॉल्यूशन बनाया है तो दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। बोलो व्हिच इज प्रेजेंट इन दी फाइनल सॉल्यूशन। और कौन फाइनल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, भाई सीधी सी बात है, यहां पर आपने शुगर और वाटर को मिला दिया या शुगर साल्ट और वाटर को मिला दिया, तो आप क्या देख रहे हो कि वाटर ने शुगर को और साल्ट को क्या कर लिया, अपने अंदर एकोमोडेट कर लिया। तो भाई जो एकोमोडेट होगा उसका अस्तित्व नजर नहीं आएगा, लेकिन जो एकोमोडेट करेगा उसका अस्तित्व क्या है, नजर आएगा। तो सीधी सी बात है कि अगर हमारे पास कंपोनेंट्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में है, डिफरेंट डिफरेंट फेज में है, तो वो कंपोनेंट सॉल्वेंट कहलाएगा जो दूसरे कंपोनेंट्स को अपने भीतर एकोमोडेट करेगा, और वो सारे के सारे कंपोनेंट सॉल्यूट कहलाएंगे जो एकोमोडेट होंगे। सीधी सी बात है भाई, जो एकोमोडेट करेगा वो नजर आएगा और जो एकोमोडेट होगा वो नजर नहीं आएगा। तो आप हमेशा, आपको इतना लंबा सोचने की जरूरत नहीं है कि आप सॉल्यूशन में देखें कि फाइनल स्टेट किस कंपोनेंट की नजर आ रही। यहां पर जब भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम डिसाइड करेंगे, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, यह अमाउंट का कोई चक्कर नहीं, फाइनल स्टेट जो भी होगी सॉल्यूशन की वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और जो कंपोनेंट नजर नहीं आएंगे वो क्या होंगे, बोलो सॉल्यूट होंगे। तो यहां पर आप दो लाइन लिख लीजिए कि व्हेन द कंपोनेंट्स आर इन द क्या डिफरेंट फेज, तो आप क्या कहोगे, यहां पर आप लिख लें the component which accommodate which accommodates the other components in itself is called solvent, and other components are called solute. That is the resulting state, of the solution, or resulting state of the solution will represent the solvent। तो ये ध्यान रखना मेरे बच्चों, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन की जो फाइनल अवस्था होगी वही अवस्था किसकी होगी, सॉल्वेंट की होगी। अब थोड़ा सा हम और समझ सकते हैं कि भाई अगर हमारा सेम स्टेट होगा, तो यहां आप देख रहे हो कि सेम स्टेट के केस में भी हमने क्या कहा कि जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट, जो कम होगा वो सॉल्यूट। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने दो चीजों को मिला दिया और दोनों की स्टेट क्या है, बोलो सेम है, तो कौन सॉल्वेंट होगा, जो ज्यादा होगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ये आप हमारी रिंग देख रहे हैं, दिस इज गोल्ड बट इट इज नॉट प्योर गोल्ड। अब यहां पर ज्यादा परसेंटेज किसका है, बोलो यहां पर गोल्ड का है, और कम परसेंटेज किसका है, कॉपर का है। तो अब आप इसे क्या कहते हो, गोल्ड ही कहते हो। तो यहां पर आपका सॉल्यूट क्या है, कॉपर है, और सॉल्वेंट क्या है, गोल्ड है। इज इट क्लियर और नॉट। तो किसी भी स्टेट में किसी भी तरीके का हो सॉल्यूशन,
आप हमेशा ध्यान रखना कि सॉल्यूशन की फाइनल अवस्था में आपको सिर्फ और सिर्फ किसकी अवस्था नजर आएगी? सॉल्वेंट की अवस्था नजर आएगी। चाहे सॉल्यूशन बनाते समय सारे कंपोनेंट सेम फेज में हो या सारे कंपोनेंट्स डिफरेंट डिफरेंट फेज में हो, तो आज के बाद आप सॉल्यूशन को देखते ही समझ जाना कि भाई यहां सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। किसी भी केस में चाहे यहां पर सॉल्यूशन को, यहां पर जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको सेम फेज में हो या सारे के सारे कंपोनेंट डिफरेंट डिफरेंट फेज में हो, किसी भी फेज में हो, कैसा भी सॉल्यूशन बनाया गया हो, सॉल्यूशन की फाइनल अवस्था में आपको मेनली क्या नजर आएगा मेरे बच्चों? सॉल्वेंट की अवस्था नजर आएगी। तो ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने सभी ने सॉल्यूट को भी समझ लिया और सॉल्वेंट को भी समझ लिया। देखिए हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में मेनली क्या है बोलो? बाइनरी सॉल्यूशन। तो अब आप जरा देखें कि बाइनरी सॉल्यूशन कितने तरीके के हो सकते हैं। तो इन जनरल अगर मैं मोटा मोटा कहूं कि भाई सॉल्यूशन कितने तरीके के हो सकते हैं, तो भाई सॉल्यूशन भी क्या है? मैटर से ही तो बना है। और मैटर की कितनी स्टेट होती है? 3 स्टेट होती है। बोलो यहां पर सॉलिड, लिक्विड और क्या बोलो? गैस। तो अगर मैटर की 3 स्टेट है तो सॉल्यूशन भी कितने तरीके का हो सकता है? बोलो 3 तरीके का हो सकता है। बट यहां अगर हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाएं तो यहां पर मेन तो हमारे 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन यहां परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कितने तरीके के सॉल्यूशन पॉसिबल हैं थोड़ा सा समझो। अगर हमने क्या कहा कि गैस का गैस में, बोलो लिक्विड का गैस में, सॉलिड का क्या बोलो? गैस में। यहां ध्यान रखना कि हमने सॉल्वेंट क्या लिया है? गैस। तो जब भी यहां पर गैस को गैस में मिलाओगे, या लिक्विड अगर सॉल्यूट होगा और गैस सॉल्वेंट होगा, या सॉलिड सॉल्यूट होगा और गैस सॉल्वेंट होगा, तो सॉल्यूशन जो बनेगा उसकी फाइनल अवस्था क्या होगी? गैस ही होगी। लेकिन ये जो सॉल्यूशन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? गैस सॉल्यूशन। अब यहां पर दूसरा एग्जांपल भी हम लोग समझ लें कि हमने लिक्विड को सॉल्वेंट अगर लिया, तो अब आप जरा देखें कि कितने तरीके की बातें हो सकती हैं। कि हमने गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया, बोलो, फिर लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व किया, फिर सॉलिड को किस में डिसॉल्व किया? लिक्विड में डिसॉल्व किया। तो सॉल्यूशन बोलो जो आपका 3 तरीके का अलग अलग हुआ, इसमें फाइनल स्टेट क्या है? सॉल्वेंट क्या है? बोलो लिक्विड है। तो अगर सॉल्यूशन का फाइनल स्टेट लिक्विड है तो ये क्या हो गया? लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। बट अगर यहां पर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमने गैस को किस में डिसॉल्व किया? बोलो सॉलिड को अगर मैं सॉल्वेंट ले लूं तो यहां पर कैसे कितने तरीके के सॉल्यूशन हो सकते हैं? गैस को सॉलिड में, लिक्विड को किस में? बोलो सॉलिड में, और फिर किसको? सॉलिड को क्या बोलो? सॉलिड में। तो ये जो तीसरे तरीके का सॉल्यूशन हुआ जिसमें हमने गैस, लिक्विड और सॉलिड मिला के रखा हुआ है और फाइनल स्टेट क्या आ रहा है? बोलो सॉलिड आ रहा है। तो ये सॉल्यूशन कैसा हुआ? सॉलिड सॉल्यूशन हुआ। तो आप क्या देख पा रहे हो कि हमारे जो सॉल्यूशन है, बोलो स्टेट के आधार पर वो 3 तरीके के सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन इन प्रत्येक सॉल्यूशंस में 3 तरीके के 3 तरीके के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि यहां पर सॉल्यूशन कितने डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, तो आपका क्या जवाब होगा मेरे बच्चों? 3 डिफरेंट स्टेट में। कौन कौन सा? गैस भी हो सकता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिक्विड भी हो सकता है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है। बट अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर कि टोटल कितने तरीके के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे? 9 टाइप्स। इज इट क्लियर और नॉट? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होगे। देखिए यहां पर फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि सॉल्यूशंस कितने स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, तो आप कहोगे 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि ऑन दिस बोलो बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, तो आप क्या कहोगे? 9 टाइप्स। इज इट क्लियर और नॉट? तो हम यहां पर कुछ बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। जैसे यहां पर हम पहले तरीके का सॉल्यूशन ले लें मेरे बच्चों। पहला हमारा क्या है? बोलो गैस सॉल्यूशन।
बोलो पहला सोल्यूशन क्या है, गैस सोल्यूशन। अब अगर मैं गैस सोल्यूशन की बात करता हूं तो गैस सोल्यूशन में तो आप समझ ही गए होंगे कि सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, बोलो गैस होगा। तो आप तीन तरीके के सोल्यूशन गैस सोल्यूशन का बना लो। यहां पर गैस इन क्या बोलो, गैस, गैस इन गैस, गैस। फिर क्या करोगे, बोलो लिक्विड इन क्या बोलो, गैस, लिक्विड इन क्या बोलो, गैस। और फिर क्या होगा, सॉलिड इन क्या बोलो, गैस। अब आप यहां पर क्या देख रहे हो कि गैस का गैस में, लिक्विड का गैस में, और सॉलिड का क्या बोलो, गैस में। अब यहां अगर मैं आपसे कहूं कि सॉल्वेंट अगर आपका गैस है तो सॉल्यूशन का फाइनल स्टेट क्या होगा, गैस ही होगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो अब थोड़ा एग्जांपल भी लिख सकते हैं। अगर मैं बात कर लूं, यहां पर बाइनरी सॉल्यूशन ले रहा हूं, तो हम एयर से इनर्ट गैस को नेग्लेक्ट कर दें तो एयर, यहां पर क्या मान लें, एयर। अगर इनर्ट गैस को नेग्लेक्ट करते हैं तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बोलो ऑक्सीजन हो जाएगा। तो अगर मैं एयर से इनर्ट गैसों को हटा दूं तो एयर भी बाइनरी सॉल्यूशन के एग्जांपल्स में हो जाएगा। यहां पर ये क्या होगा, बोलो सॉल्यूट होगा, और ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। पहले मैं आपको बता चुका हूं। अब अगर लिक्विड इन गैस की मैं बात करूं तो लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे यहां आपका लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल क्या हुआ। अब लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल में सॉल्यूट क्या है, लिक्विड है, तो सॉल्यूट अगर लिक्विड है तो हम इसको ले सकते हैं CH Cl3, ये लिक्विड हो गया, और आपका गैस क्या हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन ले। तो अगर क्लोरोफार्म हम लोग ले रहे हैं और क्लोरोफार्म को नाइट्रोजन में डिजोल्व कर रहे हैं तो क्लोरोफार्म क्या हो गया, लिक्विड है, और नाइट्रोजन क्या हो गया, गैस हो गया। तो फाइनल स्टेट क्या आ रही है, बोलो गैस आ रही है। भाई क्लोरोफार्म अगर बॉटल में लाते हो तो किस फॉर्म में रहती है, लिक्विड के फॉर्म में रहती है। अब यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ सकते हैं कि सर क्लोरोफार्म का सोल्यूशन एयर में नहीं बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। बोलो बट आपने नाइट्रोजन क्यों लिखा, तो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि आप सभी को पता होगा कि क्लोरोफार्म एक जहरीली गैस है। बोलो ये बेहोशी प्रोड्यूस कर देती है, बोलो यहाँ पर अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करती है इंसान को। तो यहाँ ये क्लोरोफार्म अपने आप में जहरीली नहीं है, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें। होता क्या है एक्चुअली, थोड़ा समझते चलिए कि जब ये क्लोरोफार्म ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो ये क्या बनाता है, फॉस्जीन बनाता। क्या बनाता है, फॉस्जीन बनाता। दिस इज दी क्या बोलो, फॉस्जीन। तो ये वाली जहरीली है, ये नहीं है। तो अगर मैं क्लोरोफार्म को एयर में बोलो ओपन कर दूं तो नो डाउट क्लोरोफार्म का एयर में सोल्यूशन हो जाएगा, बट सोल्यूशन बनाते समय ही हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। पता लगा हम सोल्यूशन बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम खुद बेहोश हो गए। तो हम जब भी एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, क्लोरोफार्मिन क्या बोलो, नाइट्रोजन। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे अगर आपसे कहते हो कि एलपीजी इन नाइट्रोजन, फिर हमने एयर नहीं लिया। अब एलपीजी क्या है, एलपीजी जो आपके घर में रहती है, बोलो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। वो लिक्विड होती है बोलो जब वो हाई प्रेशर के अंतर्गत होती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो एयर में खोलोगे तो होमोजीनियसली क्या होगी, बोलो मिक्स हो जाएगी, लेकिन वहां डेंजरस हो जाएगा क्योंकि एयर में क्या है, ऑक्सीजन है। तो जब भी आप एलपीजी का सोल्यूशन बनाओ बोलो, और आपको देखना है कि एलपीजी का सोल्यूशन गैस में कैसे बनता है, तो यहां पर लिक्विड इन गैस का वो एग्जाम्पल हो जाएगा, तो आप उसको भी नाइट्रोजन में डिसॉल्व करो। यहां पर दूसरा जो एग्जाम्पल हमारा है सॉलिड इन गैस, यानी सॉलिड क्या है, सॉल्यूट हो, और गैस क्या हो, सॉल्वेंट हो। तो सॉलिड इन गैस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, बोलो कैम्फर। क्या है, बोलो कैम्फर, कैम्फर, कैम्फर इन क्या बोलो, नाइट्रोजन। कैम्फर इन क्या बोलो, नाइट्रोजन। यहां पर कैम्फर इन नाइट्रोजन, कैम्फर इन एयर भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है। यहां पर कैम्फर इन क्या बोलो, नाइट्रोजन। आप मार्केट से कैम्फर को लेके आइए, कैम्फर क्या है, बोलो सॉलिड है। आप किसी रूम में उसको रख दीजिए और कुछ दिन अगर उसको आप रखा रहने, कुछ देर थोड़ी देर रखा रहने देंगे तो आप देखेंगे कि अगर वो प्योर फॉर्म है कैम्फर का तो सारा का सारा कैम्फर समाप्त हो जाता है, और यहाँ पर उस रूम के अंदर बोलो कैम्फर की खुशबू हमें समझ में आने लगती है, यानी वो कैम्फर उस रूम में होमोजीनियसली क्या हो गया, बोलो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। लेकिन फाइनल स्टेट क्या है, बोलो कैम्फर नजर ही नहीं आ रहा, फाइनली तो आपको गैस ही नजर आ रही।
तो यहाँ पर ये गैस का सोल्यूशन हो गया, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस। दूसरे तरीके का जो सोल्यूशन है, जो बहुत ही कॉमन सोल्यूशन है, जिसको हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे मेरे बच्चों, वो है हमारा लिक्विड सोल्यूशन। वो क्या है बोलो? लिक्विड सोल्यूशन। इस लिक्विड सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी कितने तरीके के हो सकते हैं? 3 तरीके के। ऐसे ही आप बना सकते हो। यहाँ पर ये गैस हो गया, फिर ये क्या हो गया बोलो? लिक्विड हो गया, और ये फिर क्या हो गया बोलो? सॉलिड हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो? ये आपका क्या हो गया बोलो? लिक्विड हो गया। ये शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ये क्या हो गया बोलो? लिक्विड हो गया, और ये क्या हो गया बोलो? लिक्विड हो गया। अब इसमें लिक्विड सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो फाइनल स्टेट ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? लिक्विड ही होगा। अब यहाँ पर कोई एग्जांपल आप ले लो, गैस इन लिक्विड। अब गैस इन लिक्विड में हम जो वहां एग्जांपल ले रहे थे, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया, बोलो यहाँ पर HCl गैस, HCl गैस इन क्या बोलो? वाटर। यहाँ पर हम लैब के अंदर जो HCl का सोल्यूशन देखते हैं वो एक्चुअल में क्या है? HCl गैस इन वाटर। और भी एग्जांपल आप ले सकते हो। यहाँ पर अमोनिया गैस, अमोनिया गैस इन क्या बोलो? वाटर। यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ क्या हो जाएगा? ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस हो जाता है। तो अगर जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लैब के अंदर देखते हैं वो क्या है बोलो? अमोनिया गैस इन वाटर। यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूं कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, बोलो यहाँ पर इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है वाटर में, बाद में बताऊंगा। यहाँ पर ये H2CO3 एक्वस, ये कार्बोनिक एसिड एक्वस है। बोलो यहाँ पर इसको हम सोडा वाटर भी कह सकते हैं। यहाँ पर अगर हम फ्लेवर वगैरह डाल दें तो कोल्ड ड्रिंक भी बन जाता है। तो ये सारा का सारा एग्जाम्पल किसका है? गैस इन लिक्विड। लेकिन सोल्यूशन का फाइनल स्टेट क्या है बोलो? लिक्विड ही है। अब लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल अगर लेना है तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बोलो अल्कोहल, बोलो अल्कोहल इन वाटर। इज इट क्लियर? अब यहां पर कहोगे कि सर इसको सॉल्यूट क्या लें और सॉल्वेंट क्या लें, तो डिसाइड करेगा किस पर बोलो? अमाउंट पर। भाई अगर अल्कोहल को तुम कम लोगे और वाटर को ज्यादा लोगे तो वाटर क्या होगा बोलो? सॉल्वेंट होगा, और अल्कोहल क्या होगा? सॉल्यूट होगा। लेकिन अगर आप यहीं पे वाटर को क्या कर दो? कम कर दो, और अल्कोहल को ज्यादा ले लो तो आपका क्या हो जाएगा? अल्कोहल सॉल्वेंट हो जाएगा और वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। अब सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल बताओ, तो मुझे नहीं लगता है कि इसका एग्जांपल आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि जब से आपने सोल्यूशन का नाम सुना तब से आप यही एग्जांपल पढ़ते चले आ रहे हो। जैसे यहाँ पर क्या हो गया बोलो? शुगर इन वाटर। ये क्या है? शुगर इन वाटर। बोलो कॉमन सॉल्ट इन वाटर, कॉमन सॉल्ट इन क्या बोलो? वाटर। बोलो शॉर्ट में लिख दिया कॉमन सॉल्ट इन वाटर। बोलो ग्लूकोज इन वाटर। इज इट क्लियर है ना? तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि गैस इन लिक्विड का ये 3 एग्जाम्पल किसके हैं? गैस इन लिक्विड के। ये वाला एग्जाम्पल किसका है? लिक्विड इन लिक्विड का। और ये आपका शुगर इन वाटर, कॉमन सॉल्ट इन वाटर, या और आप लिख दो ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज इन क्या बोलो? वाटर। ये सारा का सारा एग्जाम्पल किसका है? सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। और लास्ट हम लोग सोल्यूशन देखते हैं मेरे बच्चों, वो है सॉलिड सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन? सॉलिड सोल्यूशन। लास्ट क्या है? सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन में क्या होगा? यहां पर आपका ये गैस हो गया, ये लिक्विड हो गया, ऐसे लिख दोगे। यहां क्या कर दोगे? सॉलिड कह दोगे। सॉल्वेंट में सारा का सारा क्या कहोगे? बोलो सॉलिड ही बोलोगे। यहां पर सॉलिड और ये क्या बोलो? सॉलिड। तो गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड और सॉलिड इन सॉलिड। अब यहां पर आप एग्जांपल भी देख लो। गैस इन सॉलिड का एग्जांपल क्या हो जाएगा? बोलो गैस इन सॉलिड। यहां पे आप लिख सकते हो हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम प्लेटिनम और निकल सरफेस। हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम प्लेटिनम और निकल सरफेस। तो आप देखे होंगे, हम इसको डिटेल में सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आप समझ लो कि अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो वो क्या है? गैस है। बट प्लेटिनम पैलेडियम या निकल क्या है? बोलो सॉलिड है। तो जब भी हाइड्रोजन बोलो पैलेडियम प्लेटिनम या निकल के कांटेक्ट में आता है तो हाइड्रोजन क्या होता है? होमोजीनियसली एडजॉर्ब हो जाता है, बोलो पैलेडियम प्लेटिनम और निकल सरफेस पर। और यहां आपका जो फाइनल स्टेट नजर आता है वो आपका गैस नहीं रहता, हाइड्रोजन गैस नहीं होता, वो क्या हो जाता है? बोलो सॉलिड होता है।
तो हम इसको बहुत डिटेल में आगे चल करके पढ़ेंगे। यहाँ पर दूसरा जो एग्जाम्पल है, बोलो लिक्विड इन सॉलिड। यहां पर आप इनको बोल सकते हो मेटल एमेलगम। क्या होगा? मेटल एमेलगम। बोलो मेटल एमेलगम। अब ये मेटल एमेलगम क्या होता है? ये सारा का सारा सॉलिड ही होता है, ध्यान रखना। जैसे यहां पर आप एमेलगम का मतलब क्या है भाई? मरकरी। मरकरी को अगर आप सोडियम में डाल दो, मरकरी को गोल्ड में डाल दो, बोलो तो यहां पर ये सारे के सारे मेटल क्या करते हैं? बोलो यहां पर मरकरी को होमोजीनियसली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और मरकरी क्या है? लिक्विड है। लेकिन यहाँ ये जो मेटल है वो क्या है? सॉलिड है। तो फाइनल स्टेट क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। तो यहाँ लिक्विड इन सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो लिक्विड इन सॉलिड में जैसे यहाँ पर आपका Hg प्लस सोडियम, इसको क्या कहोगे? बोलो सोडियम एमेलगम। यहां पे लास्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। बोलो सॉलिड इन सॉलिड। और सॉलिड इन सॉलिड में क्या एग्जांपल्स हो सकता है? बोलो डिफरेंट मेटल एलॉय। यहां पर आप बोल सकते हो, यहां पर सम कलर्ड स्टोन्स, सम कलर्ड स्टोन्स, सम कलर्ड क्या बोलो? स्टोन्स। यहां पर और भी क्या एग्जांपल हो सकता है? ऑप्टिकल ग्लासेस। क्या? ऑप्टिकल ग्लासेस। यहां पर हमने जो ऑप्टिकल ग्लासेस होते हैं, जिन कांच जिनकी खिड़कियां वगैरह बनती है, आपने देखा होगा, चश्मे वगैरह हम लोग पहनते हैं, बोलो तो वो भी क्या है? सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल्स है। डिफरेंट डिफरेंट मेटल एलॉय, जैसे आपका स्टील क्या है? बोलो ब्रॉस क्या है? बोलो ये सारा का सारा सॉलिड का सॉलिड में होमोजीनियस मिक्सचर है भाई। तो यहां जितने भी एलॉयस हैं, जितने भी मिश्र धातुएं हैं, जिनको हम लोग हिंदी में मिश्र धातुएं भी बोलते हैं, तो डिफरेंट मेटल एलॉय हमारा क्या होगा? सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने सीख लिया होगा कि ये सॉल्यूशन क्या होते हैं। बोलो सॉल्यूशन कितने तरीके के हो सकते हैं, और ऑन द स्टेट ऑफ मैटर सॉल्यूशन कितने डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो जवाब क्या होगा? बोलो 3। बट अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई कौन सा सॉल्यूशन, कितने तरीके का सॉल्यूशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, तो आप क्या कहोगे? 9 तरीके के सॉल्यूशन हो सकते हैं। और यहां पर हमारा जो सबसे कॉमन सॉल्यूशन है वो कौन सा सॉल्यूशन है? वो लिक्विड सॉल्यूशन। और जो सबसे रेयर सॉल्यूशन है वो कौन सा सॉल्यूशन है? यहां पे आप अच्छे से समझ लो, यहां पर आप अच्छे से क्लियर कर लो। बोलो ये आपका लिक्विड का गैस में सॉल्यूशन। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और यहां पर सॉलिड का गैस में सॉल्यूशन, ये थोड़ा रेयर सॉल्यूशन आपको माना जाता है। इज इट क्लियर और नॉट? बट द मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन इज क्या? बोलो लिक्विड सॉल्यूशन। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम मेनली किसकी बात करने वाले हैं? लिक्विड सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। आई थिंक यहां तक के बात आपको समझ में आ गई होगी। इज इट क्लियर? तो मेरे बच्चों अब हम आपसे बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स की। किसकी बात करेंगे? कंसंट्रेशन टर्म्स की। आखिर में ये कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं? सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म से क्या मतलब है? देखिए आप सभी ने 11th क्लास के अंदर मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ वगैरह पढ़ा होगा, लेकिन शायद आपने ये नहीं समझा होगा कि आखिर में कंसंट्रेशन टर्म्स की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो बहुत सारे तरीके के जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो तो हम लोग डिस्कस ही करेंगे, लेकिन हम लोग को सीखना है कि आखिर में कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं मेरे बच्चों। पहले कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बोलो टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ दी क्या बोलो? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ दी क्या बोलो? सॉल्यूशन। यहां पर सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म्स से क्या मतलब है? तो यहां पे 2 लाइन लिख लेते हैं, फिर समझाते हैं।
the terms which represent the composition of the component in the क्या बोलो सॉल्यूशन। मेन डेफिनेशन क्या है? द टर्म्स which represent the composition of the क्या बोलो सॉल्यूशन। यानी यहां पर ऐसे टर्म जो किसी सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स की कंपोजिशन को बताते हो। अब कंपोनेंट्स में बोलो सॉल्यूट भी हो गया, सॉल्वेंट भी हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? तो अगर मैं यहां पे बात करूं क्वालिटेटिवली, तो यहां पर शुरू में यहां पे रिप्रेजेंट करने के लिए दो टर्म आए, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और दूसरा क्या है? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो क्वालिटेटिवली अगर मैं कंसंट्रेशन टर्म्स को व्यक्त करूं यानी क्वालिटी के हिसाब से, तो शुरू में यहां पर ये दो क्लासिफिकेशन दिया गया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और दूसरा क्या बोलो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अब यहां ये सभी जानते हो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि भाई जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो वो क्या होगा बोलो कंसंट्रेटेड होगा, और जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा हो वो क्या होगा? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा। इज इट क्लियर और नॉट? अब जैसे मैं शुगर सॉल्यूशन ले लूं, भाई हमने एक में शुगर ज्यादा डाल दिया और एक में शुगर कम डाला, और यहां पे दोनों एक ही तरीके से दिखाई दे रहे हैं। एक आदमी को ही दे दिया मैंने पीने को, तो आप बताइए इसमें डाइल्यूटेड कौन है और कंसंट्रेटेड कौन है? तो सीधी सी बात है कि जो सॉल्यूशन ज्यादा स्वीट होगा उसमें शुगर का अमाउंट ज्यादा होगा, तो जो ज्यादा स्वीट होगा उसको वो क्या बोल देगा? ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है भाई। जो कम स्वीट होगा उसको वो क्या बोल देगा? ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। आई थिंक इज इट क्लियर और नॉट? लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, यहां पर हमारा मेडिसिन की इंडस्ट्री आई, या बहुत सारे कंपोजिशंस जिसमें पर्टिकुलर रेशियो का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर रेशियो यहां पर फिक्स होगा तभी वो हमारे लिए सोल्यूशन यूजफुल होगा। तो यहां पर हम उसको क्वालिटेटिवली नहीं बता सकते। इज इट क्लियर और नॉट? तो क्वांटिटेटिवली अगर मैं कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करूं, यानी कंसंट्रेशन टर्म क्वांटिटेटिवली, तो बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे क्वांटिटेटिवली डिफाइंड हुए और वही हम लोग जनरली पढ़ते हैं। तो क्वालिटेटिवली अगर हम कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करें तो हम दो ही टर्म यूज करेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? जिसमें यहां पर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो, और डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम हो। लेकिन एक्चुअल में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, इसको हम क्वालिटी के हिसाब से नहीं समझ सकते। क्वांटिटी के हिसाब से अगर हम समझना है तो यहां पे हम और भी बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहला जो कंसंट्रेशन का टर्म सीखने जा रहे हैं वो हमारा है परसेंटेज स्ट्रेंथ। परसेंटेज स्ट्रेंथ आप क्या बोलो सॉल्यूशन, क्या होगा मेरे बच्चों? परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये तीन तरीके का होगा। पहला परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन
परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन वेट बाई वेट, बहुत अच्छे से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेट बाई वेट, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन वेट बाई वेट, या इसी को हम शॉर्ट में भी क्या बोल सकते हैं, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन बाई वेट, या इसी को और शॉर्ट में अगर लिखना है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, परसेंटेज स्ट्रेंथ और यहां पर ब्रैकेट में स्मॉल w बाई डब्ल्यू। तो हम लोग अच्छे से समझ लें, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन वेट बाई वेट, या परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन बाई वेट, या इस परसेंटेज स्ट्रेंथ w बाई डब्ल्यू। जैसे आप लोगों ने किसी दवा वगैरह के बॉटल में या कोई सैंपल है उसमें जैसे लिखा हो x 40% w बाई डब्ल्यू, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उस सैंपल का हमारे पास 100 ग्राम है तो उस 100 ग्राम में x का कितना है, 40 ग्राम। और अगर हमें पता लग गया कि x का 40 ग्राम है तो सॉल्वेंट क्या होगा, अगर इसको हम सॉल्यूट मानते हैं तो सॉल्वेंट क्या हो गया, बोलो 60 बोलो ग्राम हो जाएगा। या हमारे पास कोई सैंपल है जो ओवरऑल कितना है, 100 मिलीग्राम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 मिलीग्राम में 40 मिलीग्राम किसका है, बोलो x का। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं एक लाइन में तो आप कैसे डिफाइन करोगे, यहां पे लिख लो, इट इज दी नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट इन 100 इक्वल पार्ट ऑफ क्या बोलो, सोल्यूशन, 100 इक्वल पार्ट ऑफ सोल्यूशन। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, परसेंटेज अगर आपको आता है तो क्लियर हो जाएगा कि भाई अगर मेरे पास ओवरऑल सोल्यूशन कितना है, कैपिटल W ग्राम, और सॉल्यूट कितना है, स्मॉल w ग्राम, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कैपिटल W पार्ट में या ग्राम में स्मॉल w ग्राम किसका है, बोलो सॉल्यूट का। तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना होगा, बोलो स्मॉल w बाई कैपिटल W। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा, स्मॉल w बाई क्या बोलो, कैपिटल W इंटू 100। तो मेरे बच्चों अगर परसेंटेज से वेट बाई वेट निकालना है तो यहां पर सीधा फार्मूला लिख लो, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन वेट बाई वेट इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या बोलो 100। आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए फटाफट। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन वेट बाई वेट या W बाई डब्ल्यू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या बोलो 100। यहां पे हमारा अगला है दूसरा यानी B, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम। बहुत ध्यान से समझना,
इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, जिससे सवाल आगे चलकर गलत हो जाते हैं, इसलिए मैं इस पे फोकस ज्यादा कर रहा हूं। या इसी को शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, परसेंटेज स्ट्रेंथ बोलो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यहां पर भी वही बात कि हमने 100 इक्वल पार्ट कर डाला बाय वॉल्यूम का, जैसे यहां पे लिख दो अगर 40% V बाई V, ये X, ये मान लो सॉल्यूट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन के 100 ml में 40 ml X का है, या सॉल्यूशन के 100 लीटर में 40 लीटर किसका है बोलो, X का है। तो ऐसे ही उसका भी फॉर्मूला बना लेंगे, डायरेक्ट हम यहां पे लिख लेते हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन V बाई V। इसका मतलब क्या हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ क्या बोलो सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या बोलो 100। अच्छे से समझ लेना। यहां पर तीसरे तरीके का जो परसेंटेज स्ट्रेंथ है वो क्या है, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बाय वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम, या इसी को शॉर्ट में क्या बोलोगे, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन W बाई B। यहां ध्यान रखना मेरे बच्चों कि वेट बाई वेट को केवल बाई वेट बोल सकते थे, परसेंटेज स्ट्रेंथ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम को केवल बाई वॉल्यूम बोल सकते थे, लेकिन जब मैं वेट बाई वॉल्यूम कहता हूं तो केवल बाई वेट या केवल बाई वॉल्यूम नहीं कहोगे, इसको पूरा बोलोगे वेट बाई वॉल्यूम, या सिंबॉलिकली क्या लिखोगे, परसेंटेज स्ट्रेंथ W बाई B। बहुत अच्छे से समझना। यहां पर क्या करना होगा कि बाई वेट भी हम सॉल्यूशन का कितना इक्वल पार्ट करेंगे, 100 इक्वल पार्ट, बाई वेट भी करेंगे और 100 इक्वल पार्ट हम लोग बाई वॉल्यूम भी करेंगे, और सॉल्यूट को यहां पर वेट में देखेंगे कि भैया कितना पार्ट सॉल्यूट का है यहां पर। तो यहां आपको अगर डिफाइन करना है तो आप यहां क्या कहोगे कि द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट इन 100 इक्वल पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम। तो ये चीज आप चाहो तो लिख लो, यह जरूरत नहीं है, सीधा यहां पर आप बोल सकते हो। जैसे इसको थोड़ा समझ लो कि कहीं लिखा हुआ है X इज 40% W बाई B, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन के 100 ml में 40 ग्राम किसका है, सॉल्यूट यानी X का है। इसका फॉर्मूला आप बना सकते हो, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन W बाई B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ध्यान रखना। तो ये तीन अलग अलग तरीके के परसेंटेज स्ट्रेंथ हुए, वेट बाई वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और तीसरा क्या होगा, वेट बाय वॉल्यूम। अब हम देख लेते हैं तीसरे तरीके का परसेंटेज स्ट्रेंथ, परसेंटेज
स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन वेट बाई वॉल्यूम, या शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन W/B। थोड़ा सा समझ लें पहले, जैसे यहां पर लिखा हो किसी सैंपल के बॉटल पे मान लो x इज इक्वल टू 40% W/B, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स में, सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स में, इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन Y वॉल्यूम, इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन Y वॉल्यूम, 40 पार्ट ऑफ X इज प्रेजेंट बाई वेट। इसका ये मतलब हुआ। इज इट क्लियर और नॉट? तो यहां अगर हमको समझना है तो हम यहां पर कैसे करेंगे कि पूरे सॉल्यूशन का 100 इक्वल पार्ट कर देंगे बाई वेट और 100 इक्वल पार्ट हम लोग कर देंगे, बोलो, बाई वॉल्यूम। और फिर हम ये देखेंगे कि उसमें सॉल्यूट का कितना पार्ट प्रेजेंट है। तो ये चीज यहां पर हो गया। और अगर इसका फार्मूला लिखना है तो फार्मूला कैसे लिख सकते हो? परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक बार और क्लियर करा दूं कि अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं कि 40% W/B, तो आप सीधा सीधा समझ लें कि सॉल्यूशन के 100 ml में 40 ग्राम किसका है? सॉल्यूट का है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? तो ये आपका परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या हो गया? वेट बाय वॉल्यूम हो गया। अब इस परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम के बाद कुछ इसी तरीके से दो कंसंट्रेशन टर्म्स हम और देखेंगे। यहां पर दो कंसंट्रेशन के टर्म कौन कौन से हैं पहले हम लिख लेते हैं। दूसरा, कंसंट्रेशन इन ppm लेवल। कंसंट्रेशन इन क्या बोलो? ppm लेवल। ppm का मतलब क्या हो बच्चों? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर क्या बोलो? मिलियन। यानी यहां पर पूरे के पूरे कितने पार्ट किए जाएंगे सॉल्यूशन के? 10 लाख भाग किए जाएंगे। सॉल्यूशन के कितने भाग किए जाएंगे? 10 लाख भाग किए जाएंगे। और ये देखा जाएगा कि उन 10 लाख इक्वल पार्ट्स में सॉल्यूट के कितने पार्ट्स हैं। परसेंटेज स्ट्रेंथ में क्या होता था कि हम 100 इक्वल पार्ट करते थे, और यहां पर क्या होगा? 10 लाख भाग हम लोग करेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं। अब परसेंटेज स्ट्रेंथ में क्या होता था? 3 पार्ट होता था, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम। लेकिन यहां पर हम केवल 2 ही तरीके का देखेंगे। पहला,
पीपीएम लेवल बाई वेट, पीपीएम लेवल बाई वेट। और यहां क्या होगा, मास एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और दूसरा क्या होगा, वी पीपीएम बाई वॉल्यूम, पीपीएम बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू, सॉरी यहां पे 10 का पावर 6 होगा, इनटू 10 का पावर 6। तो ये बात आप लोगों को समझ करके चलना। पीपीएम की ही तरह एक दूसरा कंसंट्रेशन के, पहले से नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर हम तीसरा कंसंट्रेशन देखते, कंसंट्रेशन इन पीपीबी लेवल। पीपीबी का मतलब क्या होता है, ये देख लो आप। पीपीबी का मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियंस। यहां पर भी वही कहानी हो जाएगी। यहां पर क्या होगा, पीपीबी, बोलो पीपीबी। और यहां पर 1 मिलियन की जगह 1 बिलियन हो जाएगा। और 1 मिलियन में कितना पावर होगा, 10 का पावर 9। तो बच्चों यहां पर तीनों तरीके के जो कंसंट्रेशन है वो एक ही तरीके के हैं। यहां पर एक तो हो गया परसेंटेज स्ट्रेंथ, 100 इक्वल पार्ट में कितना पार्ट सॉल्यूट का है। दूसरा क्या हो गया, पीपीएम, यानी 1 मिलियन पार्ट में कितना पार्ट सॉल्यूट का है। और तीसरा क्या हो गया, पीपीबी, यहां पर 1 बिलियन पार्ट में कितना पार्ट सॉल्यूट का है। और फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है। परसेंटेज में क्या होगा, बोलो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर आपका वेट बाई वेट है तो मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहां पर आप लोगों को चीज समझ में आ रहा होगा कि परसेंटेज स्ट्रेंथ 3 तरीके का, W बाई W, बोलो W, B बाई B, और क्या है बोलो W बाई B। लेकिन यहां पर जब हम पीपीएम और पीपीबी की बात करते हैं तो हम इसमें W बाई B कंसीडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने देखा कि परसेंटेज के लिए, सॉल्यूशन के लिए हमारा कितना पार्ट करना होता है। जब वेट बाई वेट करते थे तो 100 इक्वल पार्ट करते थे बाई वेट, और बाई वॉल्यूम करते थे तो क्या होता था, 100 इक्वल पार्ट बाई वॉल्यूम होता था। और जब इसको सॉल्यूशन में परसेंटेज में पढ़ते थे तो 100 इक्वल पार्ट बाई वेट एंड 100 इक्वल पार्ट ऑफ बाई वॉल्यूम भी हो जाता था। ये बाई वेट भी करना पड़ता था और ये बाई वॉल्यूम करना पड़ता था। लेकिन आप देख रहे हो कि ये 1 मिलियन या 1 मिलियन पार्ट्स बहुत ज्यादा है। तो यहां पर यह भी पॉसिबल हो सकता है कि अगर किसी सॉल्यूशन का 1 मिलियन पार्ट या 1 बिलियन पार्ट बाय वेट हो सकता है इक्वल, तो 1 मिलियन या 1 बिलियन पार्ट्स बाय वॉल्यूम करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। बोलो हो सकता है ऐसा, या 1 मिलियन या 1 बिलियन पार्ट बाय वॉल्यूम हम कर सकते हैं, तो 1 मिलियन या 1 बिलियन पार्ट बाय वेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर जब हम पीपीएम और पीपीबी की बात करेंगे तो 2 ही तरीके से देखेंगे। एक तो हमारा क्या होगा, बोलो पीपीएम बाई वेट और पीपीएम बाई वॉल्यूम। पीपीबी में भी 2, पीपीबी बाई वेट और पीपीबी बाई वॉल्यूम। अब मेरे बच्चों यहां पर एक बात बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि जब हम परसेंटेज स्ट्रेंथ की बात करेंगे किसी क्वेश्चन में, तो यदि किसी क्वेश्चन में परसेंटेज स्ट्रेंथ क्लियरली दे दिया जाए कि भाई परसेंटेज स्ट्रेंथ बाई वेट है या परसेंटेज स्ट्रेंथ बाई वॉल्यूम है
या परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम है, तो जो परसेंटेज स्ट्रेंथ दिया जाएगा हम उसी को कंसीडर करेंगे। लेकिन आप में से जो यहां पर तैयारी कर रहे हैं या पहले से पढ़ रहे हैं, उन्होंने जब सवाल किया होगा तो उन्होंने प्रॉब्लम झेली होगी कि भाई मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसे कह दिया जाए कि व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। अब मोलैरिटी पूछ लिया और यहां पर परसेंटेज स्ट्रेंथ में केवल 40% लिखा है। अब यहां ये नहीं क्लियर है कि ये वेट बाय वेट होगा या वेट बाय वॉल्यूम होगा या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा, तो यहां पर इसको अभी हमें क्लियर करना है। तो इसका हमें ध्यान रखना है, जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे, आगे सवाल कराएंगे, तो आपको उसी वक्त समझा देंगे कि अगर किसी क्वेश्चन में कोई परसेंटेज स्ट्रेंथ नहीं दिया है तो हम वहां कैसे समझेंगे कि वेट बाय वेट होगा या वेट बाय वॉल्यूम होगा या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा। तो आप लोग इसको देखते रहिए, ये बात हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमने 3 तरीके का कंसंट्रेशन क्लियर कर लिया है, एक तो परसेंटेज स्ट्रेंथ, दूसरा पीपीएम और तीसरा क्या बोलो यहां पर पीपीवी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन इन तीनों कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यहां लिख लेते हैं। तो फटाफट यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लें और उसको यहां पर हम करें ताकि ये तीनों टर्म हमारे समझ में आ जाए। अब यहां पर आप देखिए, एक क्वेश्चन हम लोग यहां पर लिखते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, यहां लिख लो, इन 500 ग्राम ऑफ द सैंपल ऑफ ये टूथपेस्ट, सैंपल आप क्या बोलो टूथपेस्ट, 2 मिलीग्राम ऑफ फ्लोराइड, यहां पर आयन इज प्रेजेंट। तो हम लोग यहां क्या क्या देख रहे हैं, देन कैलकुलेट द फॉलोइंग। पहला क्या है बच्चों, पहला हमारा है परसेंटेज स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ फ्लोराइड आयन। दूसरा क्या है, अच्छा ये बाई वेट आप लिख लो भी, बाई वेट। यहां पर पीपीएम लेवल ऑफ फ्लोराइड आयन बाई वेट। और तीसरा क्या है, पीपीबी लेवल ऑफ फ्लोराइड आयन बाई क्या बोलो वेट। आइए फटाफट हम लोग क्लियर कर ले। यहां पर हमारा पहला है परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ फ्लोराइड आयन बाई वेट। क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है, मास ऑफ फ्लोराइड आयन डिवाइडेड बाई मास ऑफ सैंपल ऑफ टूथपेस्ट। और परसेंटेज में क्या करते हैं बोलो, 100 कर देते हैं। तो बहुत आसान है। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो सैंपल का मास है वो ग्राम में और फ्लोराइड आयन का मास किसमें है, मिलीग्राम में। तो जब भी हम लोग यहां इस फार्मूले का यूज करेंगे तो मास, दोनों के लिए मास की यूनिट सेम रखेंगे। तो यहां पर आपका क्या है, 2 मिलीग्राम है और यहां पर कितना है बोलो, 500 ग्राम है। क्या है बोलो, 500 ग्राम है।
यहां 100 हो जाएगा। अब हम लोग यहां क्या करेंगे कि मिली को 10 का पावर -3, ये ग्राम हो गया, और ये क्या हो गया बोलो 500 ग्राम हो गया, इंटू 100 हो गया। ये कैंसिल हो जाएगा। अब जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आप देखेंगे यहां कितना आ जाएगा बोलो 0.004, ये आ जाएगा परसेंटेज ऑफ फ्लोराइड आयन। अब आप देख रहे हो कि जब हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है 0.0004, तो थोड़ा कम अच्छा लग रहा है। इज इट क्लियर? लेकिन अगर हम यहां पर इसका पीपीएम निकालें, पीपीएम लेवल ऑफ फ्लोराइड आयन, तो यहां पर सीधा लिख देते हैं हम, दैट इज 2 इंटू 10 का पावर -3, और यहां क्या हो जाएगा बोलो 500, और यहां क्या कर देंगे 10 का पावर 6। तो 10 का पावर 6 करोगे तो क्या हो जाएगा ये 2000 डिवाइडेड बाई 500, और यहां क्या आ जाएगा बोलो 4, यानी पीपीएम लेवल में क्या आ जाएगा बोलो 4 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें पीपीबी निकालना है, दैट इज पीपीबी लेवल, तो पीपीबी लेवल क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाई कितना बोलो 500, इंटू क्या हो जाएगा 10 का पावर 9। तो यहां पर 10 का पावर 6 था तो 4 आ रहा था, अब 10 का पावर 9 होगा तो सीधा लिख देगो, दैट इज 4000। तो यहां आप देख रहे हो कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई पीपीएम लेवल या पीपीबी लेवल किस सॉल्यूशन के लिए ज्यादा सुटेबल है, किस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ज्यादा सुटेबल है, तो आप देख सकते हो यहां 500 ग्राम में 2 मिलीग्राम बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो पीपीएम लेवल है या पीपीबी लेवल है वो हम ऐसे सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो बहुत ही कम हो। तो जनरली हम लोग यहां पर वाटर के हार्डनेस वगैरह में बोलो यहां पर मेजर करते हैं, यहां पर वहां जो आपके इनसॉल्युबल सॉल्ट्स आयंस हैं उनको हम किस में मेजर करते हैं पार्ट्स पर मिलियन में या पार्ट्स पर बिलियन में। तो जब हमारा एक्वागार्ड वाला आता है तो वो क्या मेजर करता है टीडीएस मेजर करता है, और टीडीएस किस में मेजर करता है बोलो यहां पर पार्ट्स पर मिलियन में, क्योंकि उसका अमाउंट वाटर के अंदर क्या होता है बहुत ही कम होता है। तो ये ध्यान रखना यहां पर पीपीएम या पीपीबी लेवल ऐसे सॉल्यूशन के लिए यूज किया जाएगा जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो मेरे बच्चों बहुत ही कम हो। तो इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम अगला कंसंट्रेशन टर्म देखते हैं।